हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं लेके आया हूँ माई रिच एंड ब्यूटीफुल वाइफ का एपिसोड 13। एपिसोड की शुरुआत में हमारा सैनजिंग एक बस स्टॉप आया होता है किंग चैंग जाने के लिए, और तेजर फेस इस चीज़ को देखकर कि सैनजिंग किंग चैंग बस से जाने वाला है तो वो सैनजिंग से कहता है, मास्टर शेन, क्या ये आपके जैसे किसी स्टेटस वाले व्यक्ति के लिए थोड़ा अनसूटेबल नहीं है? इसलिए हम एक कार क्यों नहीं खरीदते हैं? फिर सैनजिंग तेजर फेस के सर पे अपना उंगली ठोकते हुए कहता है, इस तरीके का माइंडसेट रखने के लिए पूंजीवाद द्वारा तुम्हारा ब्रेन वॉश किया गया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में इतना बुरा क्या है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट कार्बन उत्सर्जन को कम कर देता है और ये हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा है। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसका आसान मतलब बता देता हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर हम अपनी कार का इस्तेमाल ना करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे तो इससे पोल्यूशन कम होगा। फिर सैनजिंग आगे कहता है, और अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल ना करके अपनी कार का इस्तेमाल करने लगेंगे तो इससे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और अगर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हो सकता है हमें किसी इत्तेफाक का भी सामना करना पड़े। इसलिए तुम्हें अपना माइंडसेट बदलना शुरू कर देना चाहिए। फिर तेजरफेस अपना मुंडी हिलाते हुए कहता है, हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। और ये दोनों बस में चढ़ जाते हैं। इसके थोड़ी देर बाद हमें बस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा सैनजिंग और तेजरफेस की हालत बहुत ज़्यादा बुरा रहता है, और इधर हमें राइटर थोड़ा सा ज्ञान देता है और कहता है, कभी कभी ज़िंदगी सिर्फ आगे बढ़ने के बारे में होता है। और ये दोनों बस राइड के मज़े लेते हुए किंग चैंग पहुँच जाते हैं और वहाँ पर उतरकर थकान के मारे हाँफ रहे होते हैं। फिर तेजरफेस सैनजिंग से कहता है, आपका ज्ञान गया तेल लेने, आप एक कार ले लीजिए, मैं उस कार का कीमत अदा करूँगा। फिर सैनजिंग कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हें पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ही एक कार खरीदूँगा। सैनजिंग तेजरफेस से इतना कहते ही है कि तभी कोई लड़की सैनजिंग का नाम पुकारती है और हमारा सैनजिंग उस लड़की की तरफ देखता है तो वो और कोई नहीं गोंग याओ होती है। सैनजिंग उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर गोंग याओ सैनजिंग के पास आती है और कहती है, ओह माय गॉड, ये तुम हो, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें यहाँ देखूँगी। फिर सैनजिंग कहता है, क्या इत्तेफाक है, मैंने भी कभी नहीं सोचा था, लेकिन तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम जिस कंपनी में काम करती हो वो कंपनी राज्यों से बाहर भी व्यापार कर रहा है? फिर गोंग याओ कहती है, ऐसा नहीं है, कंपनी हाल ही में इतना अच्छा काम नहीं कर रहा है और मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। और हमारा सैनजिंग ये सुनकर शौक हो जाता है और कहता है, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है? तुम्हारा बॉस इसके लिए बहुत मूर्ख है जो उसने तुम जैसी काबिल लड़की को निकाल दिया है। वैसे क्या हुआ था? फिर गोंग याओ कहती है, ये एक लंबी कहानी है। मिस्टर जिनो के पार्टी में जो जुआनहुआ वाला घटना हुआ था उसके कुछ समय बाद जुआनहुआ मेरे कंपनी का CEO बन गया, और वो जैसे ही CEO बना तो वो मेरे लिए चीज़ें मुश्किल कर दिया, और इसके नतीजे में मैं सामान्य रूप से अपना काम आगे बढ़ा नहीं पाई, और फिर उसने इस बहाने से मुझे कंपनी से निकाल दिया। फिर सैनजिंग गुस्से में कहता है, लगता है जुआनहुआ को उसका सबक याद नहीं है, इसलिए क्या मुझे उसे फिर से सिखाना चाहिए? फिर गोंग याओ कहती है, अरे नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये ठीक है। वैसे भी मैं शुरू से ही वहाँ पर और काम करना नहीं चाहती थी। इसके अलावा मेरी बड़ी बहन ने किंग चैंग में एक कंपनी खोली है और उन्हें एक असिस्टेंट की ज़रूरत है, और मेरी बड़ी बहन ने इस असिस्टेंट की जॉब के लिए मुझे चुना है, और मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस असिस्टेंट के रोल में फिट हो पाऊँगी। लेकिन सैनजिंग और तेजरफेस को ये बात झूठ लगती है, इसलिए वो दोनों अजीब सा शक्ल बनाकर कहते हैं, सच में तुम सच कह रही हो? फिर गोंग याओ कहती है, हाँ, मैं सच कह रही हूँ, सच में। और अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मेरी बड़ी बहन की कार ठीक सामने है, उनसे पूछ लो। गोंग याओ इतनी कहती है कि तभी कोई लड़की गोंग याओ से कहती है, ये कौन है? और वो लड़की हमारे सैनजिंग को देखकर उसके कपड़े का कीमत का अंदाज़ा लगाती हुए कहती है, एक $2 की टी-शर्ट और एक जोड़ी बाजार के जूते और एक घिसी पिटी पैंट की एक जोड़ी, बिल्कुल वास्तव में एक गुंडा। गोंग याओ, इस बार तुमने कौन सा कूड़ादान खोदकर अपने दोस्त को निकाला है? और हमारा सैनजिंग अपनी इतनी बेइज्जती सुनकर बेचारा थोड़ा सदमे में चला जाता है। फिर गोंग याओ सैनजिंग का हाथ पकड़कर उस लड़की से कहती है, बड़ी बहन, ये सैनजिंग है, मेरा यूनिवर्सिटी का क्लासमेट और एक अच्छा दोस्त, और ये बहुत दयालु है और इसने मेरी बहुत मदद किया है। दोस्तों, ये लड़की गोंग याओ की बड़ी बहन है। इधर इसका नाम तो नहीं बताया गया है, इसलिए मैं इसको जाओ याओ कहूँगा। गोंग याओ जैसे ही सैनजिंग का नाम लेती है तो जाओ याओ जिस कार के पास खड़ी थी उस कार के खिड़की से एक शख्स अपना मुंडी निकालता है और कहता है, सैनजिंग, हाँ, मैंने सुना है कि हाल ही में बिंग चैंग में एक काफ़ी फेमस यंग मैन आया है जिसका नाम भी सैनजिंग है, और वो सू फैमिली का फ्यूचर सन इन लॉ है, क्या वो तुम हो? लेकिन सैनजिंग उस शख्स के बात का कोई भी जवाब नहीं देता है। फिर जाओ याओ उस शख्स से कहती है, वो बिल्कुल नहीं हो सकता, सू फैमिली का कौन सा फ्यूचर सन इन लॉ एक टूरिस्ट बस में यात्रा करेगा और बाजार के जूते पहनेगा? और इन सबको इस शख्स से मिलाते हुए कहती है, वैसे ये सानिंग है, मेरा बॉयफ्रेंड।
फिर सानिंग अपना हाथ हिलाते हुए कहता है, हेलो, तुम सभी कैसे हो? मुझे तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा। फिर जाओ याओ इस कार में जाकर बैठने लगती है और सैनजिंग और तेजरफेस से कहती है, कार में प्लास्टिक बैग से मुझ पर एक एहसान करो और उसे अपने चप्पल पर पहन लो और मेरे कार को गंदा मत करो। और साथ ही तुम अपनी जगह जानो, गोंग याओ एक अच्छी लड़की है, उसके बारे में कोई ख्याल रखने के बारे में सोचना भी मत। अगर तुमने मेरे इन बातों में से कोई भी बात को नहीं माना तो मैं तुम्हारा मार मार कर आलू का भरता बना दूंगी। फिर सानिंग हाथ जोड़ते हुए सैनजिंग से कहता है, वो हर समय ऐसी ही बात करती है, इसलिए प्लीज़ उसकी बात का बुरा मत मानो। फिर सैनजिंग कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं। और ये लोग कार में बैठकर एक होटल में आ जाते हैं खाने के लिए, जहाँ पर जाओ याओ पहले ही बहुत कुछ मंगाई होती है, लेकिन वो वहीं पर ही नहीं रुकती है और भी बहुत कुछ मंगाने लगती है, जिस चीज़ को हमारा सैनजिंग देखकर कहता है, मुझे नहीं लगता कि हमें और ज़्यादा की ज़रूरत है, टेबल पर पहले ही बहुत कुछ है, हम इसे किसी भी तरह से ख़त्म नहीं कर पाएंगे। फिर जाओ याओ सैनजिंग की बात सुनकर और चीज़ें मंगवाना बंद कर देती है, लेकिन कोई भी खाना शुरू नहीं करता है। इसलिए जाओ याओ कहती है, ये क्या है, तुम लोग खाते क्यों नहीं हो? मैं ही भुगतान करने वाली हूँ, क्या मुझे तुम्हारे साथ ज़्यादा आकर्षक व्यवहार नहीं करना चाहिए? इसे तुम लोग एक दावत के जैसे लो, चलो अब खाना शुरू करो। फिर सैनजिंग कहता है, तो फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी लोग खाना शुरू कर देते हैं और हमारा सैनजिंग खाते खाते अपने मन में कहता है, ये लड़की बाहर से सख्त है लेकिन अंदर से बहुत नरम है, ऊपर वाले का शुक्र है कि गोंग याओ इसके जैसी नहीं है। फिर जाओ याओ गोंग याओ से कहती है, गोंग याओ आज दोपहर एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलने की ज़रूरत है, इसे तुम खुद को काम से वाकिफ़ कराने के तौर पर लो। फिर गोंग याओ कहती है, ठीक है, लेकिन आप किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर जी है? फिर जाओ याओ कहती है, किंग चैंग के चेयरमैन लियर जेन से। फिर गोंग याओ कहती है, क्या चेयरमैन ली परवट होने के लिए बदनाम नहीं है और क्या तुम्हें उससे डर नहीं लगता? दोस्तों, परवट मतलब ठरकी शख्स जो लड़कियों को छेड़ता है और उन पर गंदी नज़र डालता है, और इसका हिंदी मतलब में विकृत व्यक्ति। फिर जाओ याओ कहती है, क्या तुम जानती हो हमारे कार्य क्षेत्र में जितने विकृत लोग हैं उससे कई ज़्यादा हमारे घर में कॉकरोच है, इसलिए अगर हमने उनकी तरकीबें नहीं सीखा और उनके आसपास कैसे काम करते नहीं सीखा तो किंग चैंग में हम अपना बिजनेस सही से नहीं कर पाएंगे। जाओ याओ ये सब कह रही थी कि लेकिन तभी यहाँ पर सानिंग बीच में बोल पड़ता है और कहता है, ऐसा बिजनेस मीटिंग के दौरान मेरे लिए वहाँ पर रहना उचित नहीं है, इसके अलावा उसके पीछे डी फैमिली भी है। फिर जाओ याओ कहती है, मैंने तुम्हें फॉलो करने के लिए नहीं कहा है मुझे। जाओ याओ इतनी कहती है कि तभी हमारा सैनजिंग बीच में बोल पड़ता है और कहता है, क्या डी फैमिली? तो फिर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। फिर जिया और सानिंग सैनजिंग की तरफ घूर के देखते हैं और कहते हैं, तुम? फिर हमारा सैनजिंग तुरंत अपना बात बदलते हुए तेजरफेस को दिखाते हुए कहता है, मेरा मतलब ये, अगर ये तुम्हारे साथ वहाँ होगा तो कोई भी तुम्हारे ऊपर एक उंगली उठाने की हिम्मत भी नहीं करेगा। फिर जाओ याओ कहती है, ये एक बुरा आइडिया नहीं है और मैं तुम्हें कुछ हिडन कोड देती हूँ ताकि वहाँ पर अंदर अगर हमारे साथ कुछ भी हो तो हम उन हिडन कोड के ज़रिए तुम्हें अंदर आने के लिए कह सके। फिर सैनजिंग कहता है, अच्छा ठीक है, तो फिर ये तय रहा, हम तुम्हारे साथ जाएंगे। इसके बाद चेयरमैन लियर जेन के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जाओ याओ और गोंग याओ आ चुकी होती है। फिर चेयरमैन ली कहते हैं, मैं कॉन्ट्रैक्ट से गुजर चुका हूँ, लेकिन जैसा कि तुम जानते हो मैं छोटे व्यवसायों के साथ सौदा नहीं करता। फिर गोंग याओ कहती है, हाँ बिल्कुल हम जानते हैं, ये हमारे लिए खुशकिस्मत की बात है कि हम आपके साथ काम करेंगे, इसलिए अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हिचके नहीं हमसे मांगने में। लेकिन चेयरमैन ली का कोई भी ध्यान नहीं रहता है जाओ याओ की बात पर, उसकी गंदी नज़र तो गोंग याओ के ऊपर रहता है। वो गोंग याओ से कहता है, तुम नहीं हो ना, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कितने साल की हो? फिर गोंग याओ कहती है, मेरा नाम गोंग याओ है और मैं इस साल 25 साल की हूँ। फिर चेयरमैन ली अपना ट्रकपन दिखाते हुए अपने टांगों को फैला देता है और गोंग याओ से कहता है, मेरे पास आओ और बैठो, हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में एक अच्छी बात करेंगे। गोंग याओ ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। फिर जाओ याओ गोंग याओ के सामने आती है और कहती है, मैंने किसी के गोद में बैठकर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के बारे में कभी नहीं सुना है। चेयरमैन ली जाओ याओ की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, लड़की क्या तुम जानती हो बिजनेस किस्मत के ऊपर निर्भर रहता है और मुझे लगता है कि इस छोटी लड़की और मेरे बीच किस्मत है, इसलिए हम इस बारे में कुछ प्राइवेट डिस्कशन करेंगे, इसलिए अब तुम यहाँ से जा सकती हो। और दोस्तों मैं आज के एपिसोड यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगा, आगे की कहानी हम अगले एपिसोड में जानेंगे। दोस्तों इसका अभी तक 14 चैप्टर ही आया है और मैं इसके 12वां चैप्टर पर हूँ। 2-3 हफ्तों के अंदर उन दोनों चैप्टर को भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए अब चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए अब बाद में मिलते हैं, बाय बाय।